हेलो दोस्तों, एक बूढ़ी माँ जो खुद विधवा भी है अपनी एक बेटी की शादी करती है और उसकी बेटी महज 3 महीने के भीतर विधवा हो जाती है। उस बूढ़ी माँ के पास अपने भी 2 बच्चे हैं। वह घरों में काम करके झाड़ू पोछा करके अपनी उस विधवा बेटी को पढ़ाती है और वो बेटी बैंक में नौकरी पा जाती है। नौकरी पाने के बाद वह एक घर बनाती है जिसमें वह अपनी माँ और 2 छोटे भाइयों के साथ रह रही होती है। कुछ दिनों बाद दुर्भाग्यवश उस विधवा बेटी की मौत हो जाती है और तब क्योंकि वो विधवा है, ससुराल में उसके पति की बहन है, वो भी मर चुकी है। उसका बेटा यानी उसकी ननद का बेटा दावा करता है कि ये जो मकान है वो उसकी मामी का है, उसके मामा की विधवा यानी उसकी मामी का है। तो अब जानते हैं कि इस पर न्यायालय ने क्या कहा होगा, इसी को समझते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार है। कहानी मैंने आपको मोटे मोटे में बता दी। अब इस पर विधिक प्रावधानों को समझेंगे और फिर निर्णय को समझेंगे। तब तक आप लोग सोचिए कि इसमें क्या निर्णय रहा होगा। मैं हूं अधिवक्ता पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। आइए देखते हैं मामला क्या था और कैसे था। इससे पहले कि हम बात करें आगे, ये जानना बहुत जरूरी है कि आजकल हम लोग बेटों और बेटियों में फर्क नहीं कर रहे हैं, दोनों को खूब पढ़ा लिखा रहे हैं। लेकिन आप जानिए कि क्या कानून में फर्क नहीं है? जी नहीं, आप गलतफहमी में हैं। कानून में है फर्क। बेटा को चाहे माता पिता पढ़ाए हों या न पढ़ाए हों, उसकी अपनी अर्जित संपत्ति में जो उसने स्वयं कमा के बनाई है, माता पिता का हक होगा। यदि वो विवाहित नहीं है, यदि उसकी पत्नी नहीं है, यदि उसके बच्चे नहीं हैं, तो हक होगा। पत्नी होगी तो भी मां का हक होगा। लेकिन अगर आपने किसी ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है और उसका विवाह हो गया, तो फिर चाहे वो विधवा ही हो जाए, निसंतान विधवा हो जाए, उसके मरने पर जो उस बेटी ने अपने से कमा करके प्रॉपर्टी बनाई है वो माँ बाप को नहीं मिलेगी। कानून इस तरह से है और इसी कानून की खामी का खामियाजा इस वृद्धा माँ को इस केस में भुगतना पड़ा। आइए हम देखते हैं कि यह कौन सा केस है और इस केस में क्या हुआ। बहुत ही फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है ओम प्रकाश वर्सेस राधाचरण, 2009 सुप्रीम कोर्ट। बात बहुत पुरानी है। वर्ष 1955 में एक महिला जो स्वयं विधवा थी, जिसके पास एक बेटी और 2 छोटे बेटे थे, वो अपनी बेटी की शादी करती है। 1955 की बात है। महज 3 महीने के भीतर ही उसकी बेटी का पति मर जाता है ससुराल में और वो विधवा हो जाती है। ससुराल के उस समय जो लोग थे 1955 में, वह लोग उस बेटी को, विधवा को 2 से 3 महीने तक बहुत त्रस्त करते हैं, परेशान करते हैं और घर से भगा देते हैं। लिहाजा वह अपना घर द्वार छोड़कर अपनी बूढ़ी विधवा माँ के पास आ जाती है। अब इस परिवार में एक विधवा माँ, एक विधवा जवान बेटी और उसके 2 छोटे भाई रह रहे हैं। वो माँ घरों में चौका बर्तन करके, मेहनत करके बेटी को पढ़ाती है और बेटी भी बहुत मेहनत करती है। बैंक में वो नौकरी पा जाती है उस जमाने में, और तब फिर वो विवाह नहीं करती है। वह अपनी कमाई से एक घर बनाती है। उसके कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं, कुछ बैंक अकाउंट्स हैं। और वह बेटी 1996 में चल गुजरती है। 96 में, 55 में शादी हुई, सन 96, 1996 में उसकी मृत्यु हो जाती है। वह निसंतान विधवा थी जो बेटी थी। 1996 में उसकी मृत्यु होती है। अब जरा देखिए कि उसकी मृत्यु होने पर ये वो बेटी है, इसकी डेथ हो गई। इसके नीचे कौन बचा है? उसकी माँ।
उसकी माँ बची है, और माँ के नीचे हम भाई को रखेंगे, क्योंकि जब माँ है तो भाई को नहीं मिलेगा। तो यहाँ भाई 1 भाई 2, ठीक है, भाई 1 और भाई 2, हम इनका भी नाम रख देते हैं। इनका नाम हम ऐसे रखते हैं, भाई 1 का नाम A और भाई 2 का नाम B। माँ का नाम रख देते हैं M। इसके पास एक जो घर था, ठीक है, यहां पर इतने लोग हैं। इधर इसकी ससुराल में विवाह कब हुआ था? 1955 में, और तभी ये विडो हो गई थी। 1955 में ही ये विडो हो गई। 41 साल बाद, 41 ईयर्स बाद ससुराल से कोई कभी पूछने भी नहीं आया, लोगों को पता भी नहीं। 1996 में ये गुजर गई है। मां भी अब एकदम बुढ़ी हो चुकी होगी, और उस जमाने में अर्ली एज में शादी होती थी, तो शायद इसकी 13, 14, 15 साल में शादी हुई रही होगी। मां को मान लें कि उस समय 30 वर्ष की रही होगी, तो ये भी अब 70, 75 साल की है, इसी के आसपास। ऐसे आप सोच सकते हैं। दोनों भाइयों के पास, दोनों भाई सफल नहीं है, वो यूं ही रह रहे हैं। बहुत ही सेंटिमेंटल स्टोरी है, और थोड़ा मैं इसको सेंटिमेंटल बना भी रहा हूं, क्योंकि कानून नहीं बदलेगा। अदालत ने कहा है कि ये स्टोरी बहुत सेंटिमेंटल है, सच्चाई बहुत संवेदनशील है। स्टोरी नहीं, सच्चाई बहुत संवेदनशील है, लेकिन हम सच्चाई की संवेदनशीलता से प्रभावित नहीं होंगे। हम कानून में जो लिखा है उसके अनुसार फैसला देंगे, और देखिए वो फैसला क्या करते हैं। इधर उस बेटी की ससुराल में कौन है? पति की बहन। कौन है उधर? उधर उसके पति की बहन। पति की बहन का मतलब उसकी ननद, क्योंकि वो तो विधवा थी ना। तो ससुराल में उसकी कौन है? उसके ससुराल में इधर है पति की बहन। पति की बहन, इसको आपको मैं आसानी से समझा सकूं इसलिए मैं लिख दे रहा हूं ननद। और ननद भी नहीं है, ये भी मर चुकी है, का बेटा, यानी पति का भांजा कह सकते हैं ना। इसके पति की बहन का बेटा, ससुराल में उसके पति तो पहले ही मर गया था, उसकी ननद भी मर चुकी है, उसका बेटा, सोचिए ननद कहां गई होगी, शादी हुई होगी कहीं और गई होगी, वो उसका बेटा, वो आके क्लेम करता है कि ये घर तो मेरा है, क्योंकि ये मृतका मेरी मामी है। इसकी क्या लगेगी? ये मृतका इसकी क्या लगेगी? मामी, मामा की पत्नी, मामी लगेगी ना ये। तो वो कहता है कि मृतका मेरी मामी है, मैं उसका भांजा हूं, वो भले विधवा है तो क्या हुआ, और इस नाते ये संपत्ति मेरी है। मैंने आपसे सवाल किया था कि ऐसी दशा में, जबकि एक तरफ इसकी सगी मां है जिसने इसको पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, जो इस घर में रह रही है, वृद्धावस्था में पहुंच गई है, दूसरी तरफ इसके मृत पति का भांजा यानी ननद का बेटा, ननद भी मर चुकी है, 3 रिश्ते दूर है वो। अगर यहां तक पहुंचना हो तो पहले पति, फिर पति के पिता, फिर पिता की बेटी यानी बहन, फिर बहन का बेटा, क्योंकि ये पति की बहन हम जिसको लिखे हैं, ये पति की बहन ऐसे लॉ में नहीं लिखा जाता। पति की बहन को लिखा जाएगा पति के पिता की पुत्री, जैसे मेरी बहन के लिए लिखा जाएगा मेरे पिता की पुत्री। कानून में ऐसे चलेगा, क्योंकि रिश्ता हमारा सीधा नहीं है, हमारी बहन से हमारा सीधा रिश्ता नहीं है, हमारी माँ की बेटी या माँ का पिता की बेटी, क्योंकि बीच में माता पिता हैं। तो यहां तक जाने में पति के पिता की बेटी का बेटा, ऐसे बोलेंगे लॉ में। कितनी पीढ़ी दूर हो गया। यहां इस मृतका से सीधे ये है, सीधे ये है, ये सीधे में जिंदा है, ये मर चुका है, तो यहां से फिर इसके पिता की बेटी बहन का बेटा, तो पिता की बेटी का बेटा, 1 2 3। फिर भी ये क्लेम कर रहा है कि ये घर हमको चाहिए और इस बुढ़ी मां को यहां से निकालो। मैंने आपसे कहा था कि सोचकर बताइए घर किसको मिलेगा और क्यों मिलेगा। अदालत ने ये घर इन लोगों को निकाल दिया और इसे दिला दिया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? एक्चुअली ये जानना बहुत जरूरी है। आज के जमाने में तो और जरूरी हो गया, जब बेटियां भी पढ़ाई जा रही हैं और कमा रही हैं। महिलाओं की जो संपत्ति है उसका उत्तराधिकार कैसे चलता है,
इस संदर्भ में अलग अलग नियम है। महिला की संपत्ति को 3 तरह से देखा जाता है। क्या वो संपत्ति वो अपने पति की ओर से पाई है, क्या वो संपत्ति अपने पिता की ओर से पाई है, माता की ओर से पाई है, यानी ससुराल से पाई है कि मायके से पाई है। जैसे यही लड़की जब ये विधवा हुई होगी तो उसके पति की कुछ तो संपत्ति रही होगी, तो वो संपत्ति कहाँ जाएगी? तो वो इधर नहीं जाएगी, वो इधर ही जाएगी। ऐसे ही अगर इसके पिता जब मरे होंगे वहां से कुछ प्रॉपर्टी मिली होगी तो वो इधर जाएगी। लेकिन यहां बात किसकी हो रही है? स्व अर्जित संपत्ति की, स्वयं से अर्जित की गई संपत्ति की, खुद से बनाई हुई संपत्ति की। तो खुद से बनाई हुई संपत्ति के संदर्भ में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1) लागू होती है। इसके अनुसार यदि कोई हिंदू महिला निर्वसीयती मर जाती, यानी वसीयत नहीं करती है, तो कोई अगर वसीयत कर देगा तो उत्तराधिकार का कानून लागू नहीं होगा। तो यदि वह निर्वसीयती मर जाती है तो उसके संपत्ति सबसे पहले किसको मिलेगी? प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों और पति को। चूंकि ये तो जाते ही विधवा हो गई तो इसके कोई पुत्र पुत्री है नहीं, तो इसके पति को। पति भी नहीं है तो पहला वर्ग समाप्त। 4-5 वर्ग यहां दिया गया है, पहला वर्ग तो कोई है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि इसके बच्चों को और इसके पति को और इसके पति को। यानी कोई महिला यदि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी रखते हुए मर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को और उसके पति को बराबर बराबर मिल जाएगी। बेटे बेटी नहीं है तो सारी संपत्ति पति को मिलेगी, पति नहीं है तो सब बच्चों को मिले, इनको एक साथ मिलती है। अगर ये नहीं है तो बी खंड में, ख खंड में लिखा है पति के वारिसों को। किसको मिलेगी फिर? पति के वारिसों को। तो इस मामले में 15(1) क तो लागू ही नहीं हुई, तो फिर कहां चली गई? ख पर। ख में किसको मिलेगी? पति के वारिसों को। तो पति के वारिस मतलब कि आज जो पति के वारिस हैं, तो पति की ओर से कौन है? क्या उसकी माँ है? नहीं है। पिता है? नहीं है। बहन है? नहीं है। भाई है? नहीं है। भाई के बच्चे हैं? नहीं है। खुद के बच्चे कोई नहीं है। कौन है भाई? बहन का बेटा है उसके, ये पति के वारिस में आ गया। अब सवाल यह है कि ये प्रॉपर्टी मां को कब मिलेगी? तो पति के वारिस नहीं हो तो माता और पिता को ग कैटेगरी में मिलेगी। माता को यहां ग में मिल रही है। माता पिता भी न हो तो घ। मां पिता के वारिसों को, फिर माता के वारिसों को। यहां माता है और ये भी है, पति के वारिस भी हैं। चूंकि इसको इस पर वरीयता दे दी है, इसको सबसे पहले मिलेगा, ये नहीं रहेंगे तो इसको, ये नहीं रहेंगे तो इसको, ये नहीं रहेंगे तो इसको, ऐसे लिखा हुआ है। तो इस तरह से धारा 15 की उपधारा 1 के खंड ख में बहन के बेटे को पति का वारिस मानते हुए, पति की बहन के बेटे को, यानी कि मृतका की ननद के बेटे को पति का वारिस मानते हुए इस मृतका के द्वारा स्वयं से बनाए गए मकान को ननद के बेटे को अदालत दे देती है और कहती है कि मां को यहां से निकाल दिया जाएगा। उस मामले में जो एडवोकेट हैं बड़ी भावुक अपील करते हैं अदालत से। वो कहते हैं कि माननीय न्यायालय महोदय, यह गौर करने वाली बात है कि ये जो प्रॉपर्टी इसने स्वयं से बनाई है, इसमें मां की मेहनत लगी हुई थी। यानी इसमें देखा जाए तो वास्तव में मां ने इसको पढ़ाया और तब ये बना पाई। इस तरह से इस घर के निर्माण में मां का योगदान है। न्यायालय बहुत निष्ठुर हो जाता है। जी हां, मैं कह रहा हूं बिना किसी अवमानना के भाव के, क्योंकि मैं बताऊंगा कि अदालत कहां से बच सकती थी। कहती है, अदालत कहती है कि कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी 3 ही तरह की है, स्वयं से बनाई, माता पिता से पाई, पति से पाई। ये प्रॉपर्टी इसने सेवा किया, सर्विस किया, सैलरी पाई और खरीदी। तो अब सैलरी करने के लायक कहां से बनी, इतना पीछे हम नहीं जा सकते। ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है और सेल्फ एक्वायर्ड में अगर उसके बच्चे और पति नहीं हैं तो पहले पति के वारिसों को जाएगी, जो यहां उसकी ननद का बेटा मौजूद है। ये चाहे भले 40 साल से रिश्ता नहीं रख रहा था, नहीं जान रहा था, और चाहे मां भले दिन रात साया की तरह साथ में थी, हम कानून के मुताबिक इसी को देंगे।
अब मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि इस महिला को क्या ऐसा कर देना चाहिए था अपनी जिंदगी में कि ये प्रॉपर्टी इन लोगों को ही मिली रहती। यही इससे सूचना मैं आपको दे रहा हूं, केवल कहानी भर नहीं है, कानून की कहानी में कानून का ज्ञान आपको मिल जाएगा। अगर ये महिला तलाक पति से ले ली होती, विधवा है तो पति की ही विधवा है, तो अगर तलाक ले ली होती तो विवाह खत्म रहता, और जब विवाह ही खत्म हो जाएगा तो पति या पति के वारिसों को संपत्ति नहीं मिलेगी। पति को तो मिलेगी, पति को भी नहीं मिलेगी। अगर मरने से पहले तलाकशुदा है तो तलाकशुदा महिला की संपत्ति उसके पति को नहीं मिलती, क्योंकि तलाक हो जाने पर उत्तराधिकार समाप्त हो जाता है। तो न पति को मिलती है और इस मामले में पति के वारिस को भी नहीं मिलती, यानी इसको नहीं मिलती। लेकिन ये तो विधवा होने के नाते घर आई तो तलाक किससे लेती? पति तो इसका पहले ही मर चुका है, और मृत पति या पत्नी से तलाक हो नहीं सकता। ये देखिए कितनी बड़ी कानूनी विडंबना है कि एक बार किसी का पति या पत्नी मर गया तो अब उसका तलाक तो होगा नहीं उससे, क्योंकि तलाक होने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम में शर्त है कि पति बनाम पत्नी या पत्नी बनाम पति का ही मुकदमा होगा, तभी तलाक हो पाएगा। तो कोई विधवा, और वो अपने अगर वो चाहे तो चूंकि विधवा है दूसरा विवाह यूं ही कर सकती है, तो या तो दूसरा विवाह करे तब भंग मानेंगे, लेकिन क्योंकि उसने दूसरा विवाह नहीं किया तो पहले विवाह को कायम मान लेंगे, उसी की विधवा वो बनी हुई है। कोर्ट ने इस तरह से नियम निकाल दिया। तो एक दूसरा उपाय इसके पास था वसीयत कर देने का। ये अगर वसीयत कर दी होती तो फिर वसीयत जो है उत्तराधिकार को समाप्त कर देती है। वसीयत उत्तराधिकार पर भारी पड़ती है, वसीयत करके हम उत्तराधिकार के नियम को बदल देते हैं। अगर ये वसीयत कर ली होती है, अब इस कानून की आज व्याख्यान से आप सब समझिएगा कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो वसीयत करके रखिए। ये कभी मत सोचिए कि बुढ़े होंगे तभी मरेंगे और वसीयत उसके पहले करेंगे। हर समय मृत्यु के लिए हर समय हर कोई बुढ़ा है, कभी भी किसी के पास मौत आ सकती है। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी ऐसी है कि आप चाहते हैं कि जो कानून में आपके वारिस हैं उनको न मिले और कोई ऐसे व्यक्ति को मिले जो वारिस नहीं है, तो वसीयत करके रखिए। बाद में बदल लीजिएगा, अगर लगेगा कि इसको नहीं देने लायक बदल लीजिएगा, लेकिन वसीयत करके रखिए। तो इस मामले में अगर ये लड़की वसीयत करके गई होती, नॉमिनी बना के गई होती, तो प्रॉपर्टी इन लोगों को मिल जाती, लेकिन नहीं मिली। अब अदालत ने सेंटीमेंट पर क्या कहा, सेंटीमेंट पर क्या कहा, मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा कि अदालत ने सेंटीमेंटल इशू पे क्या कहा। अदालत ने बहुत सारे निर्णयों का हवाला दिया और कहा कि हम सेंटीमेंट के आधार पर निर्णय नहीं दे सकते हैं, और बहुत सारे निर्णयों का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कभी भी सेंटीमेंट बेस्ड जजमेंट नहीं दे सकते। जरा देखिए, मैं इनको सुना रहा हूं आपको। 2008 का एक केस का हवाला दिया, सुभा बी नायर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। 2008 का केस है। ये केस कब का है? 2009 का है, और आज भी लीडिंग है, चल रहा है। ये मत समझिएगा कि मर गया केस। 2023 में एक बेटी की शादी होती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है, कमा रही होती है, तुरंत मर जाती है। सारी संपत्ति पति को चली गई, माँ बाप को कुछ नहीं मिला। करोड़ों की प्रॉपर्टी बेटी कमा के बनाई थी, बहुत रिच फैमिली का मैटर था। तो वसीयत की महत्ता को समझिएगा। सुभा बी नायर एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स 2008 के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है, दिस कोर्ट फर्दर मोर कैन नॉट इशू अ डायरेक्शन ओनली ऑन सेंटीमेंट ऑब्लिक सिंपैथी। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट कहता है, गंगा देवी वर्सेज डिस्ट्रिक्ट जज नैनीताल अदर्स 2008 का, द कोर्ट वुड नॉट डिटरमाइन अ क्वेश्चन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सिंपैथी और सेंटीमेंट। ठीक है, न्यायालय कह रहा है कि हम सिंपैथी या संवेदना, सहानुभूति या संवेदना के आधार पर निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन एक बात बताएं आपको, इस देश का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा हाहाकार मचाने वाला मुकदमा संवेदना और सिंपैथी पर डिसाइड किया गया इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि लोगों का सेंटीमेंट है, इस नाते हम ये फैसला करते हैं। वो फैसला है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस। तो मैं ये बताने के माध्यम से, मेरा पर्पज सिर्फ ये बताना है कि मेरी एक गुजारिश थी कि इस समय अगर अनुच्छेद 142 की शक्तियों का
सुप्रीम कोर्ट प्रयोग किया होता और इन परिस्थितियों में प्रकल्पित तलाक मान लेता तो फिर शायद बात अलग हो जाती, या फिर डायरेक्शन इश्यू करता मानने के साथ साथ, और कोर्ट से, संसद से कहता कि ऐसे मामलों के लिए आप कानून पास करिए और चूंकि सिविल केस है रिट्रोस्पेक्टिवली लागू करिए, तो इस मामले में न्याय हो गया होता। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी कह के बच सकता है कि जैसा कानून हम तो ऐसा ही करेंगे। तो जनता को अपनी संसद पर, विधानसभा पर दबाव बनाना होगा कि हमारे लिए कानून ये चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटी विवाह के बाद अगर मरती है तो चाहे आप जितना पढ़ाए लिखाए हैं और चाहे भले उन दोनों के तलाक के ही मुकदमे क्यों न पेंडिंग हो, अगर तलाक नहीं हुआ है तो उसकी अपनी बनाई प्रॉपर्टी वसीयत के अभाव में पति या पति अगर मर चुका तो उसके वारिसों को ही जाएगी, माता पिता या भाइयों के पास नहीं आएगी। धन्यवाद।